नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। चलिए सुर्खियां अखबार की में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मोदी 3.0 के कोर मंत्रालय में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कई नए चेहरों को भी मौका मिला। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। नए मंत्रिमंडल में खास बात तो ये है कि पिछली बार की तुलना में भी इस बार मंत्रियों की संख्या जो है वो बड़ी हुई पाई गई। इसके पीछे की एक वजह बीजेपी को कम लोकसभा सीटें मिलना भी है। मोदी 3.0 में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। गृह, रक्षा, विदेश जैसे कई अहम मंत्रालयों में बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि पिछले कार्यकाल में मंत्री बनने से कुछ चेहरे इस बार नजर नहीं आए। बिल्कुल, तो देखिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है, जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि कोर टीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए मंत्रियों में नड्डा को स्वास्थ्य विभाग जरूर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को कृषि विभाग दिया गया है, वहीं मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और नायडू को उड्डयन का जिम्मा दिया गया है। तो देखिए फिलहाल दीपिका, नए कैबिनेट का गठन हो चुका है और अगर हम सीसीएस मंत्रालयों की बात कर लें तो चाहे वो वित्त विभाग हो, रक्षा हो या फिर विदेश मंत्रालय हो, इन सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले वाले चेहरे को ही रिपीट किया। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर हम बात कर लें तो उनकी जिम्मेदारी को जरूर बदला गया है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय बना दिया गया है। देखिए, आपको याद होगा कि तमाम बड़े मंत्रालयों को लेकर बहुत जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई थी। चाहे चंद्रबाबू नायडू की हम बात कर लें या फिर आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार का नाम भी सामने आ रहा था कि वो चाहते हैं कि तमाम जो बड़े विभाग हैं वह उनको मिले। चाहे वो 2014 की बात कर ली जाए, 2019 की बात की चलाए, मीडिया में इस तरह की खबरें थी क्योंकि दोनों ही नेताओं को उनकी पार्टी का जो प्रदर्शन था काफी अच्छा रहा था और इसके लिहाज से कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो बड़े बड़े विभाग है जिसमें कृषि नीतीश कुमार चाहते थे और रेल विभाग वह चाहते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तमाम विभागों की डिमांड करी जाए और बीजेपी जो है बैकफुट पर नजर आए। हालांकि बीजेपी ने वक्त आते आते, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जब ओथ ली जा रही थी उससे पहले तमाम चीजों को साफ कर दिया गया था। तमाम जो पार्टी के बड़े चेहरे थे वह भी इस बात को मान गए थे कि जो उस वक्त उनको मिल रहा है वो कई मायनों में बेहतर है। हालांकि इस बात को बीजेपी ने साबित भी करके दिखाया। जैसे कि बात अब गृह मंत्रालय की कर लीजिए, रक्षा मंत्रालय की कर लीजिए, तो इन तमाम बड़े विभागों में बीजेपी ने बखूबी शानदार प्रदर्शन किया। चाहे वो 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात कर लीजिए। इसलिए ये हम कह भी सकते हैं कि कम सीटें बड़े बीजेपी के पास आई हों, लेकिन मंत्रालय बड़े उनके पास फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और ऐसे में टीडीपी की ओर से भी राम मोहन नायडू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें उड्डयन विभाग दिया गया है। वही लगातार इस तरह के फैसले कल बैक टू बैक लिए गए, मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई तमाम मंत्रियों को और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को ही बनाया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही बनी रहेंगी और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास ही रहेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हें कहा जा रहा था कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन संगठन में नहीं बल्कि उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कृषि विभाग अब उन्हें सौंप दिया गया है, जिसके बाद एक्शन मोड में किसानों के लिए फैसला लेते शिवराज सिंह चौहान नजर आए और साथ ही मनोहर लाल की अगर हम बात करें तो उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीतन राम मांझी भी मांग कर रहे थे कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाए और उन्हें मत्स्य विभाग सौंपा गया है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ था और तब जाके ये भी कहा गया था कि जब विधानसभा चुनाव थे तब शिवराज सिंह चौहान को नहीं चुना गया था, कमलनाथ हालांकि उस वक्त चुने गए थे, लेकिन बहुत ही अल्पकालीन उनकी सरकार उस वक्त रही थी, लगभग 1.25 साल वह रह पाए थे। इसके बाद फिर से सत्ता परिवर्तन होता है, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। अच्छा, इस तमाम चीजों को आप ऐसे समझिए, संगठन का आप जिक्र करी थी, हाँ ये पहले से ही बहुत सुगबुगाहट थी कि शिवराज सिंह चौहान को संगठन में जगह दी जाएगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जनता उनको पसंद करती है और जनता के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं। मामा जी उनको मध्य प्रदेश में कहा जाता है और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इसी छवि को बरकरार रखा और मध्य प्रदेश में यदि आप ओवरऑल देखेंगे ना तो प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निम्न कोटि का रहा, मध्य प्रदेश में यूं कह सकते हैं कोई भी सीट हाथ नहीं लगी है, तो इसका यदि हम श्रेय शिवराज सिंह चौहान को कहें
और उनको दें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति फिलहाल होती नजर नहीं आएगी। तो फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौतियां भी हैं। और आपको ये भी बता दें कि कृषि इकोनॉमी को पुनर्जीवित करना, एमएसपी पर सहमति, किसानों की आय को दोगुनी करना, पंजाब हरियाणा सीमा पर डटे किसानों का आंदोलन खत्म करना, ये बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए होगी। इस तरीके से निर्मला सीतारमण का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए चुनौती क्या होगी? देखिए, अभी तक का जो शासन चल रहा था वो तो वेल एंड गुड है। हम ये आगे कह रहे हैं कि अभी देखिए 5 साल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती होगा। कैसे चुनौतियां क्या होंगी जरा ये भी जान लीजिए। 5 वर्ष में तीसरी इकोनॉमी लक्ष्य को पूरा करने के लिए महंगाई को काबू रखना होगा। जी, ये फोकस आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल फोकस ऐसा होना होगा कि महंगाई कैसे काबू में आई जाए। दूसरी बात, जीएसटी दरों का रीस्ट्रक्चर व कैपिटल गेन टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स के सुधारों पर काम करना, ये रक्षा मंत्रालय, माफ कीजिएगा, कि वित्त मंत्रालय के लिए बड़ी चुनौती होगा। 1 करोड़ घरों में सोलर बिजली पहुंचाना, ये मनोहर लाल खट्टर का जिसका आप जिक्र कर रही थी, ये उनके लिए चुनौती होगा। यानी कि अब देखिए सभी के अपने अपने टास्क फिक्स हैं और इन तमाम टास्क के आधार पर ही, फिक्स के आधार पर ही उनको आगे की रणनीति तैयार करनी होगी, आगे की रणनीति के अकॉर्डिंग काम करना होगा। बिल्कुल, देखिए, और अश्विनी वैष्णव की अगर हम बात करें तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, रेल मंत्रालय उन्हें सौंपा गया। इसके साथ ही आईटी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी उन्हें सौंप दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात कर ले तो दूरसंचार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, जो कि पिछले बार जो 2019 में कैबिनेट तैयार हुआ था उसमें वो उड्डयन विभाग जो है वो संभाल रहे थे। जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्हें एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड से, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय जो है वो सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन, और वहीं चिराग पासवान उनको खाद्य प्रसंस्करण सौंपा गया है। चिराग पासवान के लिए आपको याद होगा दीपिका, चिराग जब जीत गए थे चुनाव, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जब जिक्र हो रहा था कि वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, मंत्रालयों की मांग की जा रही थी, उस दौरान चिराग पासवान एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने जीत के बाद भी 5 सीटें जीती है चिराग पासवान की एलजेपी ने, और जीत के बावजूद भी चिराग पासवान ने कहा था कि हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और हमें मंत्रालयों का कोई लोभ नहीं है, हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो हम संभालेंगे। अंदर खाने बहुत सी बातें चली थी और चिराग पासवान ने अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा। पिछली मर्तबा भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था, इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। अच्छा, इस तमाम हम ईदी मंत्रिमंडल का लबोलबाब देखें तो वो यही निकलता है कि जिम्मेदारी जो पावर है ओवरऑल जो है वो बीजेपी के पास ही है। इसको देखें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए पूजा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है राजनीतिक बयानबाजी से बाहर आकर मणिपुर के मुद्दे को सुलझाना होगा, और मणिपुर के मुद्दे को सुलझाने की बात की गई। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावी बातें की जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद राजनीति से अलग होकर ज़रूरत की चीज़ों को करना ज़रूरी है, और इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है पूजा, चूंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हमेशा इस तरह की बयानबाजी करते नहीं हैं। मणिपुर का ऐसा ज्वलनशील मुद्दा था, आपको याद होगा कि विपक्ष ने लगातार सरकार को जमकर घेरा था, और यदि अब साफ तौर पर मणिपुर 1 साल से जल रहा है तो उस पर ध्यान कौन देगा, ये बहुत बड़ी बात भागवत ने कही है। चुनाव में दोनों पक्षों ने जैसे हमला किया, इससे दरारें और बढ़ेंगी। जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार न करे, वही सही सेवक है। भागवत ने कहा, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादाओं की सीमा का पालन करता है, जो अपने काम पर गर्व करता है फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित रहता है, ऐसे व्यक्ति वास्तव में सेवा है। देखिए, विपक्ष के विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष कहना ही सही है। अब आप समझिए, स्वर जो हैं वो यहाँ पर बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं।
आपको याद होगा किस तरीके से जब बीजेपी का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा तो अंदर खाने से सुगबुगाहट बड़ी तेज थी कि इस बार बीजेपी ने आरएसएस का साथ नहीं लिया और हमने भी देखा कि आरएसएस ने कहीं भी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। तो आप इस बात को इस मायने से भी ले सकते हैं कि इस बात को कहने के मणिपुर को उठाने का क्या मतलब है, स्पेशली मणिपुर का जिक्र क्यों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, क्यों अपनी ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत ने एक बयान दिया, कहा राजनीतिक बयानबाजी से बाहर आकर मणिपुर के मुद्दों को समझना होगा और समझने के साथ ही सुलझाना होगा। ठीक है, कई बार होता है कि आपको व्यक्तियों को पीछे धकेलना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी एक सीमा होती है और सीमा से परे आप नहीं जा सकते हैं। मणिपुर में जिस तरह ने आपने जिक्र किया दीपिका कि ज्वलंत मुद्दे थे और उन मुद्दों पर काम नहीं किया गया, उन मुद्दों पर कोई फैसला नहीं आया। विपक्ष ने भी पुरजोर तरीके से हर बार मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, बीजेपी को घेरने की कोशिश की और अब मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि यहाँ पर मुद्दों को समझने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की। अच्छा, कह सकते हैं बड़ी बात यह है कि यहाँ पर प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये लाइन आपको बता देती हूँ, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहना सही होगा। स्वर की हम बात करें हैं, शब्दों की हम बात करें, उन शब्दों के भीतर भावनाएं क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। और क्या कहा था उन्होंने, ये भी कहा कि इससे पहले 10 साल शांत रहा था, अब अचानक कैसे यहाँ पर कलह उत्पन्न हो गई, उसकी आग में मणिपुर जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, उस पर कौन ध्यान देगा, प्राथमिकता देकर उसका विचार करना कर्तव्य है। गौरतलब है कि मणिपुर हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हो गई, 50,000 लोग राहत शिविरों में अभी भी रहने के लिए मजबूर। देखिए, कंसर्न जो है मणिपुर को लेकर मोहन भागवत का बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं अंदर खाने भी हम पूजा कह सकते हैं, हो सकती है, क्योंकि यदि हम आरएसएस का जिक्र करें तो बीजेपी आरएसएस के बिना पूरी नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन आरएसएस यदि सीधे तौर पर बीजेपी को किसी एक राज्य को लेकर कटघरे में खड़ा करेगी तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि मणिपुर में सरकार बीजेपी की थी। बिल्कुल, देखिए, और मणिपुर में जो भी हिंसा हुई है बीजेपी की सरकार होने के बावजूद दीपिका, ये काफ़ी शर्मनाक है कि उस पर कार्रवाई ना होना या फिर कार्रवाई का आश्वासन देकर वो फैसला ना आना जिसका इंतजार किया जाए इंसाफ के लिए, ये कई सवाल खड़े करता है। हालांकि मोहन भागवत का वाकई ये कंसर्न दिखाना अपने आप में सराहनीय है कि एटलीस्ट किसी ने तो मणिपुर के लिए, मणिपुर की जनता के लिए, मणिपुर की मुद्दों को उठाने के लिए इनिशिएट लिया है और वो बने हैं मोहन भागवत। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति से अब हमें दूर हटना होगा और इस बीच हमें न केवल राजनीति को पीछे छोड़ते हुए मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, बल्कि मणिपुर की स्थिति को भी सुधारने की जरूरत है। एक तीर से कई निशाने साध दिए पूजा, उन्होंने अपने इस बात में मणिपुर को लेकर निशाना साध दिया, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, विपक्ष को लेकर अपने विचार स्पष्ट कर दिए कि देखिए, विपक्ष को विपक्ष नहीं कहेंगे, इसे आप नेता प्रतिपक्ष कहेंगे तो उचित होगा। यहाँ पर एक इंडिकेशन है, एक यूं कह सकते हैं कि संदेश है जिसे बीजेपी को समझना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे पूजा। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया, गांव और शहरों में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। मोदी सरकार ने अपनी तीसरी पारी के पहले ही कामकाजी दिन में गांव और शहरों में प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला किया। इसमें से 2 करोड़ घर गांव के लिए है और 1 करोड़ शहरों के लिए है। बिल्कुल, देखिए, और ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी बड़ी इसलिए क्योंकि चुनाव जीता, पीएम बने और पीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी तत्काल प्रभाव से किया। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले जिन कैबिनेट मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने ओथ ली थी, शपथ ली थी, उसके बाद सबसे पहला फैसला जो है वो किसानों और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। साफ तौर पर कहा गया, गांव और शहरों में बनेंगे 3 करोड़ नए घर, ताकि जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल सके, उनके सर पर छत आ सके। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया, 2 करोड़ से ज्यादा घर जो हैं वो बनाए जाएंगे और 1 करोड़ जो घर बनाए जाएंगे, माफ कीजिएगा, यानी जो ये 3 करोड़ घर बनाए जाने हैं, इसमें से 1 करोड़
गांव वाले इलाकों में बनाए जाएंगे और 2 करोड़ मकान जो हैं, जो घर हैं, वो शहरी इलाकों में तैयार किए जाएंगे ताकि हर घर लोगों को मिल सके, मुहैया कराया जा सके। देखिए, जिस तरीके से हम भी कह रहे थे कि परसों ओथ ली गई थी और कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई, इसके बाद मंत्रालयों का बंटवारा किया गया। ये पहले से ही पूजा तय था कि 100 दिन का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही बनाकर बैठी हुई थी कि आज जैसे ही हम सरकार में आएंगे, इन 100 दिनों पर हमको काम करना है। 100 दिन में जो कार्य योजना हमने तैयार करी है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जिसमें से सबसे पहले जो कल साइन किया गया था, वो सबसे पहला काम था किसानों के लिए। तो 17वीं किस्त जो थी किसानों की जारी की गई थी, आपको याद होगा, जिससे 9.8 करोड़ किसानों को फायदा होगा और 20,000 करोड़ की किस्त जो थी दी गई थी। अच्छा, इसके अलावा जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि अब घरों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से जो उनके पास घर नहीं है उनको घर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो बैक टू बैक जो आप कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जिसे कहना उचित होगा कि लगातार एक एक करके कदम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यदि आप पूरे मंत्रिमंडल पर भी नजर दौड़ाएंगे ना, तो आप ये देख पाएंगे 72 जो मंत्री बनाए गए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए गए। उनमें जाति समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है, उसमें सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखा है, क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा है। ठीक इसी के आधार पर आप ये देखिए प्रायोरिटी पर किसे लिया गया। पहले किसान प्रायोरिटी पे लिए गए, उसके बाद जो वर्ग आए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जो गरीब तबके का वर्ग है, उनको प्रायोरिटी पे रखा गया। यानी कि एक एक करके हर एक काम को पूरा करने की कोशिश जो है इस वक्त बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। वैश्विक नेताओं को पीएम मोदी ने कहा धन्यवाद, कहा एक दूसरे की चिंताओं के बारे में जानना जरूरी है और दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के बधाई संदेश का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली आपसी समझ और दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। तो बेहतर संबंधों के लिए एक दूसरे की चिंताओं को समझना बेहद जरूरी है और इस खबर को दैनिक जागरण ने तरजीह दी है। देखिए, पूजा भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, देखिए, बेहतर संबंधों के लिए एक दूसरे की चिंताओं पर ध्यान देने की काफी जरूरत है, ये कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद लोगों में काफी उत्साह है, लोगों में काफी खुशी है। शेयर बाजार में भी जो उछाल देखने को मिला वो आपसे और हमसे छुपा नहीं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो तमाम जो बाकी विदेश मंत्री हैं, चाहे फिर हम बाकी देशों के प्रधानमंत्री की बात कर लें, राष्ट्रपति की बात कर लें, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडाई पीएम के बधाई संदेश का जवाब भी दिया है और दोनों देशों के रिश्ते ट्रूडो के आरोप लगाए जाने के बाद से काफी तलख थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाक के पीएम शहबाज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा है। दीपिका, जाहिर सी बात है, इसे हम ये भी कह सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वमान्य नेता माना जाता है। जितना उनको देश में पसंद किया जाता है उतना विदेश में भी पसंद किया जाता है। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओथ में सभी देश के जो हमारे जो आसपास जितने भी देश हैं, जो मित्रतापूर्ण से संबंध हमारे प्रगाढ़ हैं, उन सभी को हमने बुलाया था। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कूटनीति का बड़ा संदेश देते हैं। आपको याद होगा कनाडा ने जिस तरीके से आरोप लगाया था, आपको याद होगा किस तरीके से खालिस्तान का जो खालिस्तानी आतंकी वहाँ मारा गया था, इसी को लेकर कनाडा ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए थे इंडिया पर। हालांकि इस पूरी बात को इंडिया ने बहुत गंभीरता के साथ लिया था। बैकफुट पर कनाडा की सरकार को आना पड़ा था। और अब देखिए, क्योंकि कनाडा भी जानता है कि भारत के साथ आप इस तरीके से संबंधों को खराब नहीं कर सकते, इसके जो परिणाम हैं वो दीर्घकालीन होंगे, यानी कि आगे इसको भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल जो हल्का फुल्का माहौल रखने की जो कोशिश होती है ना, संबंध अच्छे रहें, बने रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है और वक्त रहते ट्रूडो ने बात समझ भी ली। बिल्कुल, देखिए, और साफ तौर पर जिस तरह से बाकी देशों के पीएम, राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेताओं की बधाई संदेश पीएम के पास पहुंच रहा है, इससे ये सब जरूर स्पष्ट हो जाता है कि तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से नरेंद्र मोदी से लोग काफी खुश हैं। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, आपके साथ में दीपिका, मेरे साथ है पूजा। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बार फिर से गर्मी की चपेट में आ सकती है राजधानी। जी हां, लोगों को परेशानी हो सकती है, दिल्ली वासी बेहद परेशान हो सकते हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। देश के कई इलाकों में मानसून की दस्तक के बाद भी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लू का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 4 दिन दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, उड़ीसा के पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना जाहिर की है। देखिए, जो गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बना हुआ है। अब देखिए, दिक्कतें पैदा होंगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। हालांकि वक्त रहते मानसून आएगा, अब कब तक आएगा ये समझने वाली बात होगी। देखिए, पूजा भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, देखिए, और अब पारा जो है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। लगभग 43 से 45 और 45 से कई राज्यों में तो हालात 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगले 3 दिन को लेकर साफ तौर पर मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली के लिए हीट वेव का यानी कि लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे भीषण गर्मी में आप अपना बचाव करें। बचाव के जो उपाय हैं वो आप अपने घर में ज़रूर करें। अगर आपको ज़रूरी काम ना हो तो घर से कम निकलें, और अगर ज़रूरी काम है तो पूरे प्रबंध के साथ अपने घर से आप बाहर निकलें, क्योंकि तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है और लू लगने से बहुत गंभीर परेशानी में आप फंस सकते हैं। देखिए, हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जिसपे मानसून ने दस्तक दे दी है। केरला है, महाराष्ट्र है, प्री मानसून की बौछार वहां पर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ राज्य में ऐसे हैं जहां पर गर्मी का भीषण प्रकोप बना हुआ है। और मौसम विभाग ये साफ तौर पे आपको कह रहा है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एहतियात बरतें। जो 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का वक्त होता है, अवॉइड करिए कि यदि बहुत ज़रूरी नहीं होता तो अपने घर से बाहर मत निकलिए। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है पूजा कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। आप हाइड्रेशन आपका होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ये भी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब गर्मी होती है आप खाली पेट घर से बाहर मत निकलिए। चूँकि अभी जो जारी किया गया है वो हीट वेव का अलर्ट है, तो हीट वेव को हम लू भी कह सकते हैं। तो लू का जो प्रकोप होता है वो खाली पेट पे ज़्यादा असर करता है। तो आप ख्याल रखिए अपनी सेहत का, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, पानी से ज़्यादा पीजिए। और देखिए, वक्त रहते मानसून तो दस्तक दे ही देगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जम्मू कश्मीर में लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर घातक हमला करने वाले दहशतगर्दों को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। और इस हमले में 2 साल के एक बच्चे सहित 9 लोगों की जान चली गई थी। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और रियासी के अस्पतालों से घायलों की मुलाकात की, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल की अध्यक्षता की। देखिए, बहुत दुखद था किस तरीके से जो बच्चा है वो इस पूरे हादसे में मारे गए। पूरा का परिवार जो है ये आतंक की चपेट में आया और ये बेहद दुखद है। बिल्कुल, देखिए, रियासी में जो हमला हुआ रियासी में वो अपने आप में बेहद दुखद इसलिए क्योंकि सभी तीर्थ यात्री निकले हुए थे यात्रा के लिए। शिवखोड़ी से होते हुए उनकी जो बस है वो रवाना हुई थी वैष्णो देवी धाम के लिए, और इसी दौरान बस पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला किया और हमला करने के साथ ही इस पूरी घटना में 9 लोगों की जान चली गई और लगभग 44 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो वाकई बेहद दुखद। और इसके अलावा सबसे बुरा ये कि जो चले तो देखिए, इस खबर पर लगातार जो है वो चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसी बीच अश्विनी वैष्णव पदभार संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अश्विनी वैष्णव को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए, रेल मंत्रालय वो पहुंचे हुए हैं अपना पदभार संभालने के लिए। रेल मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अश्विनी वैष्णव को इस बार जिम्मेदारी थोड़ी
बढ़ा कर दी गई है। रेल और आईटी के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव सूचना ये देखिए, प्रसारण विदेश रेल व मंत्री इलेक्ट्रॉनिक एस जयशंकर भी नजर आ रहे हैं, जो अपना पदभार एक बार फिर से उसी कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर साल 2019 में उन्हें मोदी कैबिनेट में बैठाया गया था, उसी कुर्सी पर वो फिर से बैठते नजर आ रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय और रेल मंत्रालय लगातार हर एक मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को अब निभाता और पूरा करता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि शुरुआती लगभग 3 महीने तक कोई भी मंत्री अपने विभाग को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकता है। बैक टू बैक काम करना होगा, एक्शन मोड में काम करना होगा। देखिए, हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल, तस्वीरें और जिस तरीके से पूजा आप भी जिक्र कर रही हैं कि 100 दिन का जो प्लान है वो पहले से ही तैयार था। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को पहले ही साफ कर चुके हैं कि जैसे ही पदभार ग्रहण किया जाएगा, मंत्रालय में विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तभी से तमाम जो मंत्री हैं अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। और यही तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को किस तरीके से सूचना प्रसारण, रेल व इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एस जयशंकर की भी हमने आप तक तस्वीर पहुंचाई। एक बार फिर से उनको विदेश मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। तो कुर्सी भले ही पुरानी हो, लेकिन जिम्मेदारी एक बार फिर से नई बन जाती है और नई जिम्मेदारी के साथ 3.0 की सरकार को संभालने का जिम्मा इन्हीं तमाम बड़े मंत्रियों पर आ चुका है। और देखिए तस्वीरें, एस जयशंकर की भी पदभार ग्रहण करने के बाद साइन कर रहे हैं, अपने कार्यालय में मौजूद हैं एस जयशंकर। बिल्कुल, तो देखिए एस जयशंकर को आपने देखा और साथ ही साथ आपने देखा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, जो अपनी जिम्मेदारी संभालते निभाते अब नजर आएंगे आपको अगले 5 साल। हालांकि फिलहाल न केवल रेलवे विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई, बल्कि आईटी के साथ सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर भी आप अश्विनी वैष्णव को अब जानेंगे। हालांकि विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर ने जिम्मेदारी संभाली है। एस जयशंकर को ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन सरकार में भी बिना किसी दबाव के आए अपने तीसरे मंत्रिमंडल में सारे महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के मंत्रियों को ही सौंपे हैं। 2.0 की भरोसेमंद कोर टीम के वरिष्ठ मंत्री अपने पुराने मंत्रालय को फिर से देखते नजर आएंगे और एक बार फिर से वही जिम्मेदारी निभाएंगे। अमित शाह फिर गृह और सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्री के तौर पर चुने गए। विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर, जिन्हें अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा भी, उन्हें चुना गया है। देश के वित्तीय हालात की जिम्मेदारी बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कंधों पर होगी। नितिन गडकरी को फिर से एक बार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल, आईटी और दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं मोदी कैबिनेट में शामिल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है, जो कि पहले यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाए जाने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल इसी जून महीने में समाप्त होने जा रहा है। अध्यक्ष बनने से पहले तक नड्डा यही मंत्रालय संभाल रहे थे और भूपेंद्र यादव भी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देखते रहे हैं। तो भूपेंद्र यादव को एक बार फिर से जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव को फिर से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा विभाग सौंपा गया है। रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का
भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। आप स्टार मिनिस्टर रहे, कैबिनेट में सर, और कोई रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बताना चाहेंगे सर? फिलहाल दो तस्वीरें बेहद खास, जहां रेल मंत्रालय की जिम्मेवारी एक बार फिर से अश्विनी वैष्णव संभालते नजर आए, मीडिया से रूबरू हुए। वहीं विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर ने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। तो तमाम बड़े मंत्री पहुंचे हैं अपने अपने कार्यालय, और 3.0 जो सरकार है और इसी को आगे बढ़ाना नई जिम्मेदारी के साथ। हालांकि हम पूजा कह सकते हैं कि कुर्सी तो पुरानी है, लेकिन जिम्मेवारी और जिम्मेदारी नई होगी, इसी का निर्वहन करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, कहा है अदालती कार्रवाई को हल्के में ना ले। तो ये सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई गई है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, हम याचिका खारिज कर देंगे। आप अदालत को हल्के में मत लें। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप सीधे अदालत में बहुत सारे दस्तावेज सौंपते हैं और पानी की गंभीर कमी की बात कहते हुए उसी दिन आदेश देने का अनुरोध करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आप अदालत को हल्के में ना लें। देखिए, कल का दिन बहुत खास था, क्योंकि इससे पहले भी एक बार सुनवाई हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, वो बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। हर खामियों के आधार पर याचिका खारिज कर देंगे, चाहे भी कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। और साफ तौर पे कहा था कि कोर्ट ने राजनीति न करने का आदेश भी दिया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसकी याचिका में खामियों को दूर न करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई को हल्के में आप न लें, हम इस आधार पर याचिका खारिज कर देंगे, चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। तो पिछली तारीख पर भी त्रुटियां आपको गिनाई गई थी, आपने इन्हें दूर नहीं किया। आपका मामला चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अदालती कार्यवाही के बारे में कोई राय पहले से ही नहीं बनाई जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि तत्काल इस पर आप निर्णय दीजिए। देखिए, आपको याद होगा, हरियाणा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सुनवाई की शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया। क्या कहा, चूंकि कल की सुनवाई इसलिए बेहद खास हो जाती थी कि इन्हीं सुनवाइयों के आधार पर निश्चित था कि राज्य सरकार क्या पानी मुहैया कराएगी या नहीं कराएगी। हरियाणा अपने दलील दी। हरियाणा ने कहा कि रजिस्ट्री के जवाब दाखिल करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा खामियों को दूर किया गया। चूंकि यहाँ पर आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया था कि दिल्ली में गंभीर जल संकट है, 137 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। इसी को लेकर तमाम जो राज्य थे अपनी अपनी समस्याएं भी गिना रहे थे। हरियाणा पहले भी कह रहा था कि पानी तो हम समय से आपको दे ही रहे हैं, लेकिन रखरखाव का अभाव है, इसको दिल्ली सरकार को दूर करना होगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं खबरों में आगे और करते हैं अगली खबर का। दीपिका, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी पार्टी को संदेश, 10 अगस्त तक खाली कर देंगे दफ्तर। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया है। इससे पहले मार्च को आपको बता दें कि 15 जून तक कार्यालय को खाली करने का निर्देश दिया गया था और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर दी थी। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब 15 अगस्त तक 10 अगस्त तक दफ्तर को खाली करना ही होगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और उसको लेकर ही खाली करने का निर्देश जो है वो दिया गया है और कहा गया है कि आपके पास अब 10 अगस्त तक का टाइम है, जो कि पहले 15 जून था, उसे बढ़ाकर 10 अगस्त तक किया गया है।
और देखिए अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। इस खबर में आप साफ तौर पर देख भी पाएंगे और इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई है। अदालती कार्रवाई को हल्के में ना ले, ये बात कही गई है। और साथ ही साथ देखिए ये भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, यानी कि भूमि का अधिग्रहण किया गया है, भूमि का अतिक्रमण कर आम आदमी पार्टी का कार्यालय तैयार किया गया है, वो गलत तरीके से तैयार किया गया है। आपके पास 10 अगस्त तक का समय है। 10 अगस्त तक केंद्र सरकार को दूसरा जमीन जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए कार्यालय के लिए आवंटित करना होगा। बिल्कुल, हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो इसी बात की दरकार कर रही है कि दीनदयाल मार्ग पर उनको ऑफिस मुहैया हो। अब देखना ये होगा कि ज़मीन वहाँ पे मिल पाएगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मणिपुर में सीएम बीरेंद्र सिंह के काफिले पर हमला हुआ, सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। मणिपुर के जिरीबाम में उग्रवादियों ने मणिपुर सीएम एन बीरेंद्र सिंह के सुरक्षा दस्ते पर हमला किया। ये सुरक्षा दस्ता हिंसा प्रभावित जिरीबाम में सीएम की सभा से पहले तैयारियों का जायजा ले रहा था। जब सुरक्षा काफिला कोर्ट लेन पहुंचा तो उग्रवादियों ने वहां गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें ड्राइवर समेत सुरक्षा कर्मी घायल हुए। हमले के वक्त मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे, ये गनीमत की बात है। बिल्कुल, तो देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन पर हमला किया गया, उनके दस्ते पर हमला किया गया। इस दौरान जो ड्राइवर थे वो भी घायल हो गए। और ड्राइवर के घायल होने के दौरान अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आखिर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन का क्या होता। देखिए, 2 इंजर्ड एज मणिपुर सीएम सिक्योरिटी कन्वे अटैक्ड, यानी कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन, उनके दस्ते पर हमला किया गया। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए जो उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड है और दूसरा ड्राइवर है जो घायल हो गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा इतनी मामूली है कि उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है। इससे पहले आपको वो भी याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा तक में चूक का मामला सामने आया था, और अब मणिपुर के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, आपको याद ही होगा मणिपुर में 2 समुदायों के बीच झगड़ा है। तो ये देखिए, इस खबर को छापा भी गया था दूसरे अन्य पेपरों में। मणिपुर सीएम काफिले पर कुकी पर जो उपद्रवी हैं उनका हमला किया गया है। तो लगातार हम आपको यही बता रहे हैं, 200 उग्रवादी घुसपैठ के लिए जिरीबाम आ रहे हैं। ये बड़ी बात है और ये गंभीर बात है, और उसी को लेकर अब चिंता की लकीर जो है वो लगातार सरकार के माथे पे होनी भी चाहिए। सरकार को इनपुट मिला है कि चूरा चांदपुर से 200 हथियारबंद कुकी जो कि उग्रवादी जिरोबाम सीमा से लगे तामेंगलोंग की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सीएम ने इन्हें रोकने के लिए असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस अपनी एडवांस टीम को जिरोबाम भेजा। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा में अब तक 12 सुरक्षा जवान भी अपनी जान को गंवा चुके हैं। इसीलिए ये एक बड़ा अब सवाल खड़ा हो गया है कि मणिपुर जो लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है, इस हिंसा पर कब काबू पाया जा सकेगा। अब ये कहीं ना कहीं केंद्र के लिए भी चुनौती बन गया है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर का और बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम योगी का अधिकारियों को संदेश, कहा विकास कार्यों में लाए तेजी, और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, और जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको कहा है कि सब अपने कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे और उस कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का विकास हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, ये रही खबर जहां $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए दोगुनी करे रफ्तार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है। देखिए, वोकल फॉर लोकल आपको याद होगा, इसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से की गई थी। उसके बाद भारत के तमाम राज्यों में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया गया था, और इसके साथ ही देखिए ये कहा गया है, तो ऐसे में
अब कोशिश ये की जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसे बेहतर किया जाए, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। ऐसे में अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हर एक जो परियोजना चलाई जा रही है, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको धरातल पर उतारना बहुत जरूरी है। और धरातल पर उतारना ही नहीं बल्कि जनता का जो भरोसा बीजेपी से उठ गया है उसे वापस पाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखो पूजा, देखिए ये एक बड़ी चुनौती है जो कि राज्य को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में पूर्ति की दिशा में जो प्रयास हैं, जो परिणाम है, जो भाव की नीति है, उस पर बिल्कुल डिस्कशन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में नियोजन विभाग के प्रमुख भी इसमें मौजूद थे, जिनसे इन तमाम चीज़ों की, चाहे वो उद्यम जगत हो और तमाम सेक्टरवार जो संबंध है उसके बाबत जानकारी को साझा किया गया। और ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रहा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पूजा। नीट में अनियमितता मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छात्र संघ और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। आपको बता दें कि फिलहाल नीट एग्जाम का विरोध किया जा रहा है और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा यानी कि नीट के घोषित परिणामों में विसंगतियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। नई याचिका में नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। तो देखिए, अब एग्जाम्स में धांधलेबाजी ये एक मामूली बात हो चुकी है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर स्कूल में होने वाले एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। धड़ल्ले से जो नकल है इसका बोलबाला है। ऐसे में नीट एग्ज़ाम को लेकर जो परिणाम जारी किए गए हैं उस पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं और एक छात्र संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और वहां पर मांग की जा रही है कि दोबारा से नीट एग्ज़ाम कराया जाए। देखिए, नीट का मामला इस वक्त पुरजोर तरीके से जोर पकड़ रहा है। आपने राहुल गांधी का भी वक्तव्य सुना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक एक कमेटी के जांच की मांग कर दी है कि एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो इस पूरे मामले में जांच कर सके, जो इस पूरे मामले को बता सके कि आखिरकार क्या हुआ। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें 100% छात्र अपना देता है, लेकिन इस बीच जब पेपर लीक होता है या फिर धांधली की खबरें आती हैं तो छात्र का मनोबल इससे टूट जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो आप तस्वीर देखी है कि नई दिल्ली में सोमवार को नीट परीक्षा रद्द को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और सवालों के कटघरे में, यानी कि सवालों के घेरे में ये नीट परीक्षा अब आ गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या कोई एहतियातन कदम उठाती है या नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान आया, कहा असली एनसीपी है हमारे पास। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। एनसीपी में बंटवारा होने के बाद साफ तौर पर शरद पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव दोनों खेमों के लिए पहली बड़ी परीक्षा था। अजित पवार चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें पार्टी का नाम और चिन्ह दिए जाने के बाद पहली चुनावी लड़ाई में अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी अपना दबदबा बनाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अजित पवार को निराश कर दिया। देखिए, अब जाहिर सी बात है शरद पवार का जो परफॉर्मेंस रहा, उनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतर है कहीं ना कहीं अजित पवार गुट से, और इसी को लेकर शरद पवार जो है बेहद निश्चिंत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पावर विल बी आर आफ्टर असेंबली पोल और ये कहा गया है साफ तौर पर शरद पवार की ओर से। देखिए, अब जिस तरह से एनडीए की जीत के बाद सवाल उठने लगे हैं, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो जिन्होंने कहा था कि उन्हें राज्य मंत्री नहीं बनना है, उसके बाद शिवसेना का भी ये कहना था कि 7 सीटें जीतने के बाद केंद्र मंत्रालय में हमारे एक भी सांसद को जगह नहीं दी गई, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिंदे गुट की ओर से इस तरह के बयान अब सामने आने लगे हैं। चलिए पूजा आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की है। सेंसेक्स ने तोड़े हैं कई रिकॉर्ड। तो अब शेयर बाजार को लेकर भी अच्छी खबर सामने आने लगी है।
घरेलू शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई पर बाजार की शुरुआत हुई है और इसके बाद सेंसेक्स ने पहली बार 77,000 का लेवल पार कर दिया है। बैंक निफ्टी की शुरुआत भी 50,000 के ऊपर ही हुई है। तो देखिए, फिलहाल शेयर बाजार के हालात अच्छे हैं, स्थिति अच्छी है। 77,000 से ज़्यादा जो है वो पार कर चुका है सेंसेक्स। बिल्कुल, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, जो बाजार डूम में आ गया था उस बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़े। इस खबर को जगह दी गई है, छापा गया है। सेंसेक्स क्रॉस्ड 77 के मार्क। देखिए, इस खबर को बिजनेस के पेज पे हिंदुस्तान टाइम्स में छापा गया है। किस तरीके से 77,000 के मार्क को एक बार फिर से शेयर बाजार ने छुआ है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पूजा, चूंकि आपको याद होगा किस तरीके से जिस वक्त रिजल्ट घोषित किया गया तो एक दिन में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। 7 से ऊपर की गिरावट थी, यानी कि 7% से ऊपर की गिरावट थी। तब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे थे कि कोरोना काल के बाद में एक दिन में आई ये सबसे बड़ी गिरावट है। और जैसे ही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओथ ली और अपना पदभार संभाला, उसी के बाद से जो बाजार ने उसे वापस से बूम भरा, वापस से ग्रीन सिग्नल की ओर आ गया। इसी को लेकर आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने साफ तौर पर सवाल खड़े किए थे कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।